हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं सीए पुरुषोत्तम अग्रवाल। आज करेंगे सीए फाइनल केस स्टडी डाइजेस्ट का लेक्चर नंबर 4। और इस लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम सिर्फ एक केस स्टडी करेंगे आज, और वो है केस स्टडी नंबर 7। इस केस स्टडी को समझाने के पीछे मेरा जो उद्देश्य आज रहेगा वो ये रहेगा कि आपको ये चीज बताना कि एग्जाम के अंदर केस स्टडी कोई भी आ जाए, एक्स वाई जेड ए बी सी, कोई भी, आपके मन में घबराहट ना हो, आपको समझ में आए आंसर कैसे करना है, मतलब कोई कंफ्यूजन हो ही ना आपके माइंड के अंदर। तो ये जो केस स्टडी हम समझेंगे इतना डीपली समझेंगे कि एग्जाम के अंदर एक तो आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा फिर केस स्टडी को समझने का कि केस स्टडी क्वेश्चन आखिर होते क्या है। सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट। जैसा कि अक्सर हम बोलते हैं, पहले क्या पढ़ेंगे हम? रिक्वायरमेंट, रिवर्स रीडिंग टेक्निक। रिक्वायरमेंट को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे यार कि कौन से चैप्टर से है, कौन से मॉडल से। रिक्वायरमेंट क्या बोलता है? कंसीडर यूर सेल्फ एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट who was referred by one of the friends of Mr. Juniorson। यानी किसी ने हमें रेफर किया है एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट। He has following questions in his mind that clogged old roots of ideas to revive। कुछ सवाल वो हमसे पूछना चाहता है। सबसे पहला सवाल, What are we doing wrong? जब कोई धंधा, जब कोई बिजनेस, जब कोई इंटरप्राइज फेल होती है तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि हमने गलती क्या कर दी, हम गलत क्या कर रहे हैं, हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि कस्टमर कम हो गया है, सेल्स कम हो गई है, प्रॉफिट कम हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 वही है, क्या? व्हाट आर वी डूइंग रॉन्ग? तो हम क्या गलतियां कर रहे हैं। अच्छा, इस रिक्वायरमेंट को पढ़ के अपने को नहीं समझ में आएगा कि किस चैप्टर से है, कौन सी टॉपिक से। क्यों? क्योंकि यहां पर जो केस स्टडी है ये वाली, ये ओनर माइंडसेट वाली केस स्टडी है। अच्छा, ये क्या गलत कर रहे हैं, इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा अपने को? क्वेश्चन। जब क्वेश्चन को आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको नजरिया पहले से रखना है इनकी गलती पकड़ने के पीछे। हमें गलती ढूंढनी है। क्यों? क्वेश्चन ने पूछा है। हालांकि बोलते हैं पॉजिटिव रहो, बट क्वेश्चन खुद अपने मुंह से बोल रहा है ना कि बताओ क्या कमियां हैं मुझ में, क्या गलतियां हैं मुझ में। समझ गए? तो आपको इनके बिजनेस मॉडल में या जो भी पढ़ेंगे अभी हम, उसमें क्या कमियां हैं आपको ये बतानी है। तो ओनर माइंडसेट बेस्ड वाला ये क्वेश्चन है। यानी आपको एज ए ओनर सोचना है, आपको सोचना है, आपको मानना है कि आप इस कंपनी के ओनर हैं, और फिर सारी प्रॉब्लम को समझ के जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीए फाइनल स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के अंदर पढ़े हैं उनका पूरा इस्तेमाल करते हुए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर फोकस करना है। और आपको बताना है कि यह तरीका मैंने इस कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। यानी कि आपको उन मॉडल्स के नाम को भी बताते हुए जाना है। क्यों? अभी आप एग्जाम दे रहे हो, ये प्रॉब्लम तो रियल प्रॉब्लम है, बिजनेस में आने वाली रियल प्रॉब्लम, बट अभी क्या है, इसका सॉल्यूशन अभी हम एग्जाम में लिख रहे हैं। तो अपने को बताना है कि भाई साहब ये वाला मॉडल पढ़ा था हमने और इस मॉडल के अंदर ये बात कही गई थी। तो अगर ये कंपनी उस मॉडल में कही गई इस बात को अप्लाई कर दे, इंप्लीमेंट कर दे, तो कंपनी की समस्या दूर हो सकती है। तो ये ओनर माइंडसेट वाला क्वेश्चन है। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 ने क्या बोला? गलतियां बताओ। ठीक है भाई, गलतियां बताएंगे। फिर रिक्वायरमेंट नंबर 2, इज देयर एनी वे JTI could continue its current business। ध्यान देना, JIT नहीं लिखा हुआ, जस्ट इन टाइम मत समझ लेना। क्या लिखा हुआ है? JTI, मे भी ये कंपनी का नाम। तो दूसरा सवाल क्या है कि क्या कोई तरीका है जिससे हम अपना करंट बिजनेस, वो धंधा जो अभी करते हैं, उसे कंटिन्यू कर सके। अच्छा, ऐसा पूछा, इसका मतलब क्या है? इनके धंधे पर आंच आई होगी, सेल कम हुई होगी, या प्रॉफिट कम हुए होंगे, या फिर प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गए होंगे। तो ये बोलने कोई तरीका है क्या कि हम इस बिजनेस को कंटिन्यू कर सके? तो अब आप बताओ, पहले वाले में क्या पूछा? गलतियां बताओ। दूसरे वाले में क्या बोल रहा है? समाधान बताओ। सिंपल है। अगर कोई गलती हमें समझ में आ गई तो समाधान तो हम दे देंगे उसका विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स जो हमने इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़े हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 3 बोलता है, वी नीड टू सेव ऑन कॉस्ट एंड रीगेन लॉस्ट ट्रस्ट ऑफ कस्टमर। हाउ डू वी डू दिस? यानी कि ये कंपनी कॉस्ट बचाना चाहती है। जाहिर सी बात है, कॉस्ट तो बचानी ही चाहिए, हमने ही सीखा। दूसरी बात, जो कस्टमर्स है ना, वहां पर इन्होंने भरोसा कस्टमर का तोड़ दिया है। तो कस्टमर के टूटे हुए भरोसे को जोड़ने के लिए हम क्या करें? यानी रिक्वायरमेंट नंबर 3 में 2 बातों पे फोकस कर रहे हैं कि बताओ खर्चा कम करने के लिए क्या करें, बताओ कस्टमर का जो विश्वास हमसे उठ गया है उसे दोबारा से प्राप्त करने के लिए क्या करें। You see, there was no dearth of loyal foodies when we used to sell just bread and sandwich।
क्वेश्चन क्या बोलता है, इवन दो वी चार्ज हाई प्राइसेस बैक। कुल मिलाकर रिक्वायरमेंट नंबर 3 में क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है कि हम ज्यादा प्राइस कस्टमर से चार्ज करते थे, तब भी ऐसी परिस्थिति पहले कभी नहीं आई। हम क्या बेचते थे, ब्रेड एंड सैंडविच। तो ये 3 रिक्वायरमेंट है इसको स्टडी की। तो आपको समझ में आ गया, सबसे नंबर 1 गलती क्या है ये बताओ, नंबर 2 कोई तरीका है क्या ताकि धंधे को कंटिन्यू करते रहें, तीसरा खर्चे को कम करने का, और कस्टमर के विश्वास को फिर से जीतने का कोई तरीका हो तो बताओ। तो ये 3 रिक्वायरमेंट है जी इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो कम से कम 2-2.5 पेज या 2 सवा 2 पेज ले लेगा। तो एग्जाम के अंदर इसकी लेंथ को देखकर डर मत जाना। सबसे पहले वाले पैराग्राफ के अंदर इन्होंने बताया है कि ये कंपनी पहले ब्रेड एंड सैंडविच बेचा करती थी। क्या, ब्रेड एंड सैंडविच। कस्टमर से हाई प्राइस चार्ज किया करती थी और तब भी कस्टमर इनको खुशी खुशी प्राइस देता था, यानी कि इनके माल में दम होगा। भाई कोई कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट का हाई प्राइस चार्ज कर रही है, कस्टमर स्टिल रेडी टू पे, इट मींस कि उनके प्रोडक्ट में दम है। और फिर क्या हुआ, अभी धीरे धीरे मार्केट के अंदर नए नए आइटम्स आ गए जो लोग ब्रेकफास्ट में यूज करते हैं। देखो एक समय था जब लोग सुबह सुबह नाश्ते के अंदर ब्रेड, टोस्टेड ब्रेड, सैंडविच, ब्रेड पकोड़ा, इनको खाने में ज्यादा मजा उठाया करते थे। लेकिन अभी समय बदल गया है। आजकल लोग क्या बोलते हैं, हेल्दी फूड खाओ, न्यूट्रिशन वाला फूड खाओ। तो धीरे धीरे क्या हो गया है कि ब्रेड सैंडविच लोगों ने खाना कम कर दिया। इसी वजह से इस कंपनी की सेल में इंपैक्ट आ गया है, प्रॉफिट में इंपैक्ट आ गया है, यानी कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हो गई, या कह लीजिए मार्केट ही चेंज हो गई। तो ये बातें बोली गई है इस पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर, आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर बोला गया कि जब कंपनी ने शुरू में ब्रेड एंड सैंडविच बेचने का काम शुरू किया था ना, तो धीरे धीरे ये कंपनी मार्केट पकड़ने लगी थी, यानी इसका माल बिकने लगा था। और तो धंधे को बड़ा करने के लिए ये और नए आइटम्स को इन्होंने ऐड कर दिया, जैसे फ्रूट्स, फ्रोजन फूड आइटम्स, डेजर्ट्स, बेवरेजेस एंड मील्स फॉर ट्रेन पैसेंजर। यानी कि जब कंपनी बड़ी होती है ना, तो जाहिर सी बात है हर कंपनी नए नए प्रोडक्ट को ऐड करता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। और एक खास आइटम देखो इनका, मील्स फॉर ट्रेन पैसेंजर। अगर किसी को ट्रेन में ट्रेवलिंग करनी है तो ट्रेन का खाना नहीं खाना चाहते तो कोई बात नहीं, ये कंपनी उन्हें पैक्ड डिनर या पैक्ड लंच प्रोवाइड करने का काम इन्होंने चालू कर दिया। अच्छा, कंपनी को क्या बोलने लगे लोग, जस्ट टेस्ट इट। बेसिकली इसे एक ब्रांड नेम कह सकते हैं आप, नीचे पढ़ाता हूं ना JTI, तो उसका मतलब क्या था, जस्ट टेस्ट इट। अब हुआ क्या, धीरे धीरे कंपनी बड़ी होने लगी। अब जब धीरे धीरे कंपनी बड़ी होने लगी तो कंपनी को नया नया स्पेस चाहिए, कंपनी को ज्यादा स्पेस चाहिए, कंपनी को ज्यादा स्टाफ चाहिए। तो कंपनी ने उनको हायर किया, और कंपनी ने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज को, अपने शेफ्स को ये बोल दिया कि आपको जो डिशेज अच्छे से बनानी आती हैं उनको बनाओ, हम आपको रॉयल्टी पे करेंगे अगर आपकी रेसिपी अप्रूव होती है हमारी कंपनी के अंदर। तो एम्प्लॉयज ने क्या करा, अपने कुकिंग टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए नई नई डिशेस को बनाया, जिनमें से कुछ डिशेस तो फेल हो गई, कस्टमर ने एक्सेप्ट नहीं की, और कुछ सफल हो गई। हुआ क्या, लेकिन इससे इम्पैक्ट क्या आ गया कि अब किचन के अंदर जगह नहीं थी। रीजन क्या था कि भाई मान लो इस कंपनी के अंदर कोई व्यक्ति है जो कुकिंग करता है, अब उसको अपनी इनकम बढ़ानी है। अब इनकम बढ़ानी तो क्या करेगा, वो नए नए आइटम बनाएगा, अपनी दादी से, मम्मी से, चाची से पूछ कर आएगा, नए नए आइटम बढ़ाएगा। तो उसने क्या करा, उन्हें नए नए आइटम को बना बनाकर रखना चालू कर दिया, यानी कि कस्टमर का ऑर्डर आए उसके पहले बनाकर रखना चालू कर दिया। गलती समझ में आती है, कुछ गलती कर दी कंपनी ने। भाई साहब डिमांड से पहले प्रोडक्शन कर लिया, वो भी एक ऐसे आइटम का जो खराब हो सकता है। तो ये थी पहली कमी। दूसरा, इन्होंने रॉ मटेरियल एडवांस में मंगाना शुरू कर दिया। अब प्रोडक्शन करना है तो भाई मटेरियल तो मंगाना ही पड़ेगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इसका जो वेयर हाउस है वहां पर भी जगह की कमी हो गई, वेयर हाउस फुल हो गया, और वहां पर भी नुकसान होने लगे। गलती नंबर 2, वेयर हाउस में मटेरियल भर गया, किचन में जगह नहीं रही, तो धीरे धीरे क्या हुआ, कंपनी को नुकसान होना चालू हो गया। और कुछ रेसिपीज जो मैनेजमेंट ने अप्रूव कर दी, कस्टमर ने उसको एक्सेप्टेंस नहीं दी। आगे बढ़ते हैं। तो ये बात करी गई है सेकंड वाले पैराग्राफ के अंदर। अब बात करते हैं थर्ड वाले पैराग्राफ के अंदर। थर्ड वाले पैराग्राफ में बोला गया है कि कंपनी ने जो ट्रेन पैसेंजर्स के लिए पैक्ड फूड आइटम निकाले थे ना, वो आइडिया फ्लॉप हो गया, यानी कि पैसेंजर्स को क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। उसकी रीजन क्या हो सकता है कि पहले से बना बना के रख लो और बाद में कस्टमर को दे दो।
अच्छा, कभी अगर हम भी कुछ बाहर से खाने को मंगाते हैं, आप भी मंगाते होंगे, तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं गर्मा गर्म आए, फ्रेश आए, उसके अंदर न्यूट्रिशन भी रहे, खाने में मजा आ जाए। यानी कोई अगर बासी खाना खिला रहा है गर्म करके, तो खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मार्केट के अंदर इसकी नेगेटिव पब्लिसिटी होने लग गई, और क्योंकि बदलता हुआ मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट था, तो धीरे धीरे लोग ब्रेड बटर और सैंडविच से शिफ्ट हो गए न्यूट्रिशन वाले आइटम की तरफ। तो इसी वजह से धीरे धीरे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई। हालांकि इस पैराग्राफ में बोला गया है कि कंपनी जो फ्रूट्स, मिठाइयां और ड्रिंक बेचती है, उनमें तो अभी प्रॉफिटेबल है। यानी कि ये मिठाइयां बनाकर भी बेचते हैं और खरीद कर भी, और उनमें अभी भी ये प्रॉफिटेबल है। अधिकतर चीजें ये बनाते ही है इन हाउस। तो ये बात बोली गई है पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर। इसको एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, चौथे वाले पैराग्राफ के अंदर आगे पता पड़ गया कि जो मैनेजमेंट का पर्सन है, मिस्टर जूनियर सन है। वो क्या था ना, मिस्टर जूनियर सन। तो ये क्या है? ये मैनेजमेंट का ही कोई व्यक्ति है, इसका नाम है मिस्टर जूनियर सन, और वो अपने पास आया और हमसे क्या बोल रहा है कि हमें कमी बताओ, हमें एडवाइस दो। उसने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया है नीचे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो आइए एक बार चेक करते हैं इनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए तो अब आ गए हम आगे इनके एनेक्सर की तरफ। ये रहा इनका एनेक्सर, स्टेटमेंट ऑफ इनकम, फिगर थाउजेंड्स के अंदर है। पिछले 3 साल का दे रखा है आपको, 17, 18 एंड 19। अब जरा पहले देखते हैं प्रॉफिट की आखिर ये कंपनी रो क्यों रही है। तो देखो, प्रॉफिट था 3.87 करोड़ कह सकते हैं इसको। यहां पर ही प्रॉफिट था करीबन 72 लाख रुपए का, और यहां पर क्या हो गया, 4 करोड़ 14 लाख का नुकसान। 4 करोड़ 14 लाख का नुकसान। तो कंपनी इससे घबरा गई है कि भाई 3.87 करोड़ का प्रॉफिट, 72 लाख का प्रॉफिट, और यहां पर 4 करोड़ का नुकसान। यहां पर दे रखा है आपको कौन कौन से आइटम है। देखो, ब्रेड एंड सैंडविचेस, डेजर्ट्स एंड फ्रोजन फूड, बेवरेजेस एंड मील्स फॉर ट्रेन पैसेंजर। तो आपको सेल दे रखी है, यहां पर ये पूरी सेल है जी। और नीचे दे रखा है आपको खर्चा। खर्चे को इन्होंने ऐसे दिया, फूड आइटम एज रॉ मटेरियल, रेडीमेड फ्रोजन, डेजर्ट्स परचेज्ड, बेवरेज परचेज। ध्यान देना, डेजर्ट और बेवरेज मार्केट से खरीद कर बेचते हैं। लेबर कॉस्ट, रेंट, इंश्योरेंस, रिवॉर्ड टू स्टाफ, पैकिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर मील डिलीवरी। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी खतरनाक है, देखो 35 लाख, 55 लाख, 60 लाख। अच्छा जी, नीचे कुछ बातें बोली गई हैं। सीन्स बेवरेज मार्केट वॉज कॉम्पिटेटिव, कमांडिंग हाई प्रॉफिट वॉज नेवर एन एक्सपेक्टेशन। देखो, बेवरेज मार्केट के अंदर पहले से ही क्या है, खतरनाक वाला कंपटीशन। तो वहां पर ये कंपनी नॉर्मल प्रॉफिट कमाना चाहती है, सुपर प्रॉफिट कमाने की कोई उम्मीद नहीं है इसको। अगली बात, फ्रोजन आइटम्स आर सोल्ड एट ए मार्कअप ऑफ 10% ऑन परचेज कॉस्ट। यूरिन प्रेफर्ड फ्रोजन फूड्स एंड फ्रेश फूड इक्वली। ध्यान देना जरा, जिस एरिया के अंदर ये बेचते हैं वहां पर लोग क्या प्रेफर करते हैं, फ्रेश फूड। ये तो कहीं पर भी करेंगे, नॉर्मल बात है। अच्छा, और इनका प्रॉफिट कितना फ्रोजन आइटम पर, परचेज कॉस्ट पे 10% का मार्कअप है। फिर डेजर्ट्स आर ऑल टाइम फेवरेट इररेस्पेक्टिव ऑफ सीजनल वेरिएशन। डेजर्ट साल के 12 महीने बिकता है। अगला, ऑफ द डेजर्ट्स एंड फ्रोजन रेवेन्यू 60% डेडिकेटेड टू डेजर्ट। ऊपर देखते हैं डेजर्ट एंड फ्रोजन, ये वाला 60% किसका है, डेजर्ट का। आगे बढ़ते हैं जी, क्या बोलता है कि 50% जो लेबर कॉस्ट है, उसका 50% लेबर कॉस्ट तो मील प्रिपरेशन में लग जाती है। यानी जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बेसिकली आइटम्स को बना रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं। 40% लग गया आपका सैंडविच एंड ब्रेड। अच्छा, यहाँ मील मतलब बेसिकली था जो स्पेसिफिक पैसेंजर्स के लिए बना रहे हैं। अच्छा, 40% लग गया आपका सैंडविच एंड ब्रेड के ऊपर, और 10% लग गया आपका डेजर्ट्स को सर्व करने के ऊपर। बेवरेजेस डिड नॉट टेक लेबर आवर्स, they could be refilled in self-serving dispensers through which clients were served. Once they served themselves with their choice of beverage, they stood in lines to complete the billing of service. कुल मिला के सेल्फ सर्विस से जाओ, खुद भरो और पियो। Of the cost of food as raw material, 40% was dedicated to earning bread and sandwich revenue. तो ये भी चलो अच्छी बात है जी, 40% वहां पे खर्च होता है। अब जरा ध्यान देना, rewards to staff were paid on the basis of recipe being approved. कोई नई रेसिपी बनाओ, मैनेजमेंट को अच्छी लगी तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, मैनेजमेंट को गंदी लगी तो लात पड़ जाएगी। तो ये है कहानी इसकी। अब फिर रखा है आपको प्रोडक्ट वाइज, ध्यान देना प्रोडक्ट वाइज। अच्छा, अब चेक करते हैं प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट है कि नुकसान है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेड एंड सैंडविच की। तो देखो, 17 में प्रॉफिट था, 18 में लॉस हो गया, 19 में लॉस हो गया। तो इसके ऊपर करना है फोकस, ब्रेड एंड सैंडविच वाली बात पे करना है फोकस कि भाई क्या करना क्या है इसमें।
आगे क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहे। फिर इसके बाद है आपका डेजर्ट्स। डेजर्ट्स के अंदर देखो लगातार प्रॉफिट है। फिर उसके बाद है आपका फ्रोजन फूड आइटम्स, लगातार प्रॉफिट है। तो देखो यहां पर मुझे लगता है कि कंपनी को कोई अलग से कोई नया स्टेप या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेवरेजेस की। तो ध्यान देना जरा, पहले लॉस था, फिर लॉस कम हुआ, फिर प्रॉफिट में आ गई। तो कुल मिला के जो रणनीति इन्होंने यहाँ पे लगा रखी है वो कामयाब होती हुई दिख रही है। इसके बाद बात करते हैं मील्स की। तो मील्स के अंदर प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस, तो यहाँ पर ध्यान देना होगा। अच्छा यहाँ पे लॉस क्यों होगा? तो हमने पढ़ा था कि इस कंपनी के अंदर इनकी रिपुटेशन क्या हो गई है, नेगेटिव। रिपुटेशन नेगेटिव हो गई है, नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई है, तो माल कम बिकेगा। तो ये था जी क्वेश्चन। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सबसे पहले सवाल क्या था? सबसे पहला सवाल था कि गलती क्या है। तो भाई गलती क्या है? तो सबसे पहली गलती लिखते हैं। सबसे पहली गलती थी इनकी नो प्लानिंग। जस्ट एडेड न्यू आइटम्स। यानी कि ये कंपनी जब शुरू के अंदर प्रॉफिट कमा रही थी ब्रेड एंड सैंडविच को बेचकर, इन्होंने नए नए आइटम को ऐड तो किया, बट उनको ऐड करने के साथ कोई प्लानिंग नहीं थी। प्लानिंग क्यों नहीं थी? कोई भी कुकिंग एम्प्लॉई कुछ भी बना रहा है एज पर हिज एबिलिटी। ऐसा नहीं कि मार्केट में डिमांड क्या है, जो उसको ऐसी भी अच्छी लगी, जो उसे पता लगी, उसके बेस पे कुछ ना कुछ बना रहा है। तो प्लानिंग बिल्कुल नहीं थी, लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। तो यही बात इस वाले पैराग्राफ के अंदर कही गई है। दूसरी बात कह लीजिए फेल्ड टू रिमूव वेस्टेज। फेल्ड टू रिमूव वेस्टेज। अच्छा वेस्टेज के बारे में कहां पढ़ा था हमने? लीन सिस्टम के अंदर। अच्छा वेस्टेज मतलब क्या? 7 प्रकार के वेस्टेज होते हैं। ओवर प्रोडक्शन भी क्या है? वेस्टेज। ओवर इन्वेंट्री भी क्या है? वेस्टेज। और इस कंपनी के अंदर तो वो थी। कस्टमर का ऑर्डर आने से पहले बना के रख रहे हो, ये क्या है? ओवर प्रोडक्शन। मटेरियल ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मंगा के रख रहे हो, ये भी क्या है? वेस्टेज। तो लीन सिस्टम को प्रॉपर तरीके से उन्होंने फॉलो नहीं करा। अब देखो गलती बताई हमने पहले सिंपल लैंग्वेज के अंदर, फिर बाद में उसे कॉन्सेप्ट से लिंक कर दिया कि भाई लीन सिस्टम को फॉलो नहीं करा, वेस्टेज को रिमूव नहीं करा। यह आपका पैराग्राफ नंबर 2। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। नंबर 3, फेल्ड टू इलिमिनेट नॉन वैल्यू एडिड आइटम। फेल्ड टू इलिमिनेट नॉन वैल्यू एडेड आइटम्स। यहां पर जो प्रोडक्शन था वो कस्टमर फोकस्ड नहीं था। कस्टमर ने रेसिपी को अप्रूव किया है, कस्टमर उसे बार बार ऑर्डर कर रहा है, इसके बारे में कोई बात नहीं। तो यहां पर कुछ एक्टिविटीज ऐसी थी जिसे कस्टमर वैल्यू ही नहीं दे रहा था। मान लो कुकिंग एम्प्लॉय ने या शेफ ने कोई ऐसा आइटम बना दिया जो कस्टमर को पसंद ही नहीं आ रहा, ये क्या बन गया? नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। कस्टमर इज नॉट रेडी टू पे फॉर दिस। तो ये थी तीसरी वाली प्रॉब्लम। देखो इसी बात को हम सिंपली भी कह सकते थे, बट इसको लिंक कर दिया हमने किससे? उस कॉन्सेप्ट से जो आपने पढ़ा है, वैल्यू चेन एनालिसिस। तो ये था आपका रीजन नंबर 3। रीजन नंबर 4 फिर से बोल दो, फेल टू अप्लाई। फेल्ड टू अप्लाई जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन। जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन क्या होता है जी? जब रिक्वायरमेंट हो तभी प्रोड्यूस करे। देखो वही बात ही फिर से रिपीट हो गई। कॉन्सेप्ट कौन सा? जस्ट इन टाइम। इस पैराग्राफ के अंदर इसी की बात की गई है कि जस्ट इन टाइम को ये अप्लाई नहीं कर पाए। अगली गलती बताए थे, स्टाफ कमीशन कह लीजिए या फिर स्टाफ कमीशन बेस्ड ऑन रेसिपी अप्रूवल। ये गलत था, ये गलती थी। क्यों भाई? कस्टमर अप्रूव करना चाहिए ना। मान लो इट वॉज मिस्टेक, मान लो कल को आपने सीए बनने के बाद कोई काम चालू किया, उस काम को चालू करने के बाद आपने एक प्रोडक्ट बनाया। अच्छा वो प्रोडक्ट आप खुद से जज करोगे, परफेक्ट, आप सोचोगे अच्छा बना बुरा बना ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली आपके उस प्रोडक्ट को वैल्यू किसने करना है? कस्टमर ने। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो कस्टमर उसे वैल्यू करेगा। अगर आपके प्रोडक्ट में आपके हिसाब से दम कम है
और कस्टमर उसे एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि आपने कम वैल्यूशन किया उसका, उसकी वैल्यू कम निकाली। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, जब कुकिंग कर रहे हो आप, नई नई रेसिपीज बना रहे हो, तो ऐसे में कस्टमर कौन है? कस्टमर किंग है इन सब चीजों का, जो इसे अप्रूव करेगा। मैनेजमेंट अगर अप्रूव करके कमीशन दे रहा है तो वो क्या कर रहा है? इंप्लॉइज को गलत दिशा में मोटिवेट कर रहा है। इंप्लॉइज को रेसिपी अप्रूवल के बेस पे कमीशन मिल गया तो वो क्या करेंगे? वो तो रेसिपी लेके आते रहेंगे, उनको इस बात से मतलब नहीं कि कस्टमर क्या बोलता है, कस्टमर भाड़ में जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कस्टमर क्या है? कस्टमर मेन व्यक्ति है पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। इंप्लॉय को ओनर, इंप्लॉय को मैनेजमेंट फायर कर सकता है, मैनेजमेंट को ओनर फायर कर सकता है, नौकरी से निकाल सकता है, और ओनर को भी नौकरी से कस्टमर निकाल सकता है। तो कस्टमर इज अल्टीमेट किंग। तो ये थी गलती नंबर 5। तो आपको ऐसे करके 5 गलतियां बतानी है। अच्छा, जितना आंसर आपके इस सॉल्यूशन में लिखा गया है, क्या एग्जाम के अंदर उतना आंसर लिखना है आपको? आंसर इज नो। ये आंसर को बहुत इलेबोरेट करते हैं ताकि आप उसको डीपली समझ पाए। आपको एग्जाम के अंदर अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखना है। बस ध्यान ये रखना है कि जो कीवर्ड्स होते हैं, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन या लीन सिस्टम, वेस्टेज, ये जो कीवर्ड्स हैं जो आपने मॉडल्स के अंदर पढ़े, इनका इस्तेमाल आप करते रहो। बाकी आप अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर पूरे मिलेंगे आपको। अब आगे बात करते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 2 की। अच्छा, ये एक कमी और थी जी वेयर हाउसिंग के ऊपर, कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से अपने मटेरियल को वेयर हाउस पे प्रॉपर तरीके से नहीं रखा, अननेसेसरी एक्सेस परचेज किया, तो वेयर हाउसिंग कॉस्ट बनेगी, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ गई मतलब प्रॉफिट कम हो गया। उसके बाद है रिक्वायरमेंट नंबर 2, जो क्या बोल रहा था कि बताओ करंट बिजनेस को हम कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई तरीका है क्या करंट बिजनेस को कंटिन्यू करने का? तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो सैंडविच वाला बिजनेस था, ब्रेड एंड सैंडविच वाला, वहां पर इनका प्रॉफिट था। ये फिर आ गए ट्रेन मील्स के अंदर, मील्स में इनका प्रॉफिट फिर लॉस लॉस। तो इन्हें बेसिकली करना क्या है, इनको मील्स की क्वालिटी पर फोकस करना है। जब ये ट्रेन का मील सुधार देंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगी, पॉजिटिव पब्लिसिटी। जिस वजह से कंपनी को नेगेटिव पब्लिसिटी मिली है, कंपनी अगर उस पर काम करके उसको पॉजिटिव कर दे तो बदल गया कस्टमर का रुख। कस्टमर क्या हो गया, अब फिर से लॉयल हो जाएगा, कस्टमर लौट कर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करी है हमने सैंडविच वाले बिजनेस की। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं बेवरेज वाले बिजनेस की। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि जो बेवरेज वाला बिजनेस है उस पर कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं करना आपको, क्योंकि वो प्रॉफिट में आ चुका है। तो प्रॉफिट में आ रहा है तो कंटिन्यू करते रहो, इसका मतलब है कि आपकी जो स्ट्रेटेजीज है वो काम कर रही हैं। उसके बाद बात करते हैं नंबर 3, फ्रोजन फूड एंड डेजर्ट वाला। देखो, फ्रोजन फूड और डेजर्ट वाले में ऑल दो प्रॉफिटेबल है, बट कंपनी को ये देख लेना चाहिए कि भाई बाय करें या मैन्युफैक्चरिंग कर लें। अगर मैन्युफैक्चरिंग करने में ज्यादा फायदा है, घर से बनाकर बेचने में मिठाई ज्यादा फायदा, तो वो काम कर लो, वरना बाय करके सेल कर दो। फिर इसके बाद है आपका मील वाला बिजनेस। देखो, मील वाले बिजनेस के बारे में पहले भी कही गई बात, यहाँ पर इन कंपनी को जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन वाले कॉन्सेप्ट को लगाना चाहिए। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कस्टमर जब ऑर्डर करे तुरंत उसके लिए बनाओ और उसको डिलीवर करो, ज्यादा वेट मत कराओ, क्योंकि फूड आइटम फ्रेश मिलना चाहिए, उसके अंदर सारे न्यूट्रिशन इनटेक रहने चाहिए। तो यही बातें बस इस 5 पॉइंट में आपको करनी थी, जहां पर हमने आइटम वाइज प्रोडक्ट वाइज बता दिया कि ये काम करके कंपनी अपने करंट बिजनेस को कंटिन्यू कर सकती है। आखिरी वाला क्या था, कॉस्ट को कैसे कम करें और कस्टमर का जो विश्वास कंपनी से उठ गया है उसे कैसे दोबारा से गेन करें, रीगेन करें। तो सबसे पहली बात तो भाई यही है कि फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी क्वालिटी पर फोकस करना है। फूड आइटम्स, डेजर्ट हो चाहे बेवरेज, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, सबकी क्वालिटी फोकस करना है और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनेगा। शुरू में ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा प्राइस लो कर दे, लो प्राइसिंग पॉलिसी पर ये थोड़ा सा खेल सकते हैं, बट लंबे समय तक ये पॉलिसी चल नहीं पाएगी, क्योंकि इनके आइटम्स क्या है, फूड आइटम्स है, जहां पर खराब होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। तो फिर धीरे धीरे इसमें आना है अपने को हाई प्राइस पर। और वैसे भी क्वेश्चन में बोला गया था कि ये कंपनी हाई प्राइस चार्ज करती थी और कस्टमर इनको हाई प्राइस पे कर रहा था। दूसरी बात, जो कमीशन है ना, कमीशन टू स्टाफ ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, यानी कि जो कमीशन आप देते हो रेसिपी अप्रूवल के बेस पर, उसको बंद कर दो, कॉस्ट बचेगी। आप सिर्फ तभी कमीशन दो जब कस्टमर सेटिस्फाई हो। अच्छा, कस्टमर सेटिस्फाई है मतलब उसने फूड आइटम कंज्यूम किया होगा, तो बेसिकली क्या हुआ, रेवेन्यू जनरेट होने के बाद आप खर्च कर रहे हो तो कॉस्ट का बर्डन इससे कम हो जाएगा। तीसरा, आस्क कस्टमर फॉर फीडबैक,
आस्क कस्टमर फॉर फीडबैक। कस्टमर जब भी टेबल से उठ के जाता है या कोई आइटम खरीदता है तो उससे फीडबैक जरूर लो। आजकल ऑनलाइन से फीडबैक ले सकते हैं आप, तो फीडबैक जरूर लो। फीडबैक से क्या होगा, आपको पता पड़ेगा कौन सा एरिया कमजोर है, कौन सा एरिया बेहतर है। फीडबैक लेने से आपको पता चल जाएगा कस्टमर को क्या चाहिए। अगला है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्वेश्चन के अंदर इस बारे में कोई बात नहीं की गई कि ट्रांसपोर्टेशन का खुद का है या मार्केट से हायर करते हैं। तो कंपनी को देखना चाहिए, अगर खुद सारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बनाने पर खर्चा कम आता है तो ये काम करो, और अगर बाहर से हायर करने पे खर्चा कम आता है तो वो काम करो, वहां पर फंड की सेविंग भी होगी। उसके बाद ये पांचों काम कर सकते हैं हम। रीडिजाइन मील मेकिंग प्रोसेस, ताकि क्या हो, लेस स्टोरेज। यानी कि जहां पर ये फूड आइटम बनाते हैं ना ट्रेन पैसेंजर्स के लिए, उस एरिया को इसे डिजाइन करो कि वहां पर अननेसेसरी ओवर मूविंग टाइम ना लगे, मूविंग टाइम कम लगे। मूविंग टाइम क्या था, लीन सिस्टम 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट, तो मूविंग टाइम कम लगे। उससे क्या होगा, स्पेस मैनेजमेंट भी हो जाएगा आपका, तो स्टोरेज भी कम लगेगी, तो कॉस्ट भी कम आ जाएगी, कैरिंग कॉस्ट कम आ जाएगी। तो ये 5 तरीके हैं जिनकी मदद से कंपनी कॉस्ट को भी कम कर सकती है और कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस कंपनी पर से उठ गया है उसको प्राप्त कर सकती है। तो ये केस स्टडी क्वेश्चन अपन ने डिटेल में डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि आखिर एग्जाम में कैसे पढ़ना है केस स्टडी के क्वेश्चन को और किस तरीके से फ्रीली सोचना है। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, केस स्टडी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो रियल लाइफ प्रॉब्लम है। आपको बस मन ही मन ये मान लेना है कि इस कंपनी के आप ओनर हैं और इस कंपनी में आई बिजनेस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स जो आपने क्लास के अंदर पढ़े। बस चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर के अंदर।